कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 10। अभी तक आपने पढ़ा? त्रिशा अपनी आंखों को साफ करके सिद्धार्थ जी, मैं रेडी हूँ, आप गाड़ी निकालिए, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में दोनों गाड़ी में थे। दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। फिर सिद्धार्थ ने ही खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, अब आगे। सिद्धार्थ, भाभी आप मुझे बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है। वह क्या है कि जब आपकी शादी भाई से हुई तो मैं जयपुर में नहीं था, इसलिए मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। त्रिशा उदास होकर, पहले मेरे पास बा के सिवाय कोई नहीं था। मेरी माँ बचपन में ही मुझे और बाबा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर मुस्कुराकर, लेकिन अब जब से आपसे भाई से शादी रिश्ता जुड़ा है, मेरे पास अब सब है। दादी माँ है जो मुझे बहुत प्यार करती है, मम्मी पापा, सिद्धि जैसी छोटी बहन और आप जैसे एक छोटा भाई भी। इतना बोलकर त्रिशा सिद्धार्थ को देखकर चुप हो जाती है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर आगे देखते हुए, आप चुप क्यों हो गई भाभी? मुझे जैसा आपके पास भाई भी है। आपने सही तो कहा है, देवर भी तो भाई जैसा होता है। त्रिशा, इसका मतलब मैं आपको भाई मान सकती हूँ? सिद्धार्थ हंसते हुए, भाभी इसमें मानने वाली क्या बात है, मैं ऑलरेडी आपका भाई हूँ। हाँ, थोड़ा वक्त लगा हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। और फिर सिद्धार्थ त्रिशा से मजाक करता है, भाभी मैंने तो सोचा था कि आपकी छोटी बहन होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा, फिर आप दोनों बहन एक ही घर में रहती, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ही भी अच्छी नहीं है कि। इतना बोलकर सिद्धार्थ मुँह लटका लेता है। त्रिशा सिद्धार्थ की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। त्रिशा मुस्कुरा कर, तो क्या हुआ, हमारी कोई भी बहन नहीं है तो इस दुनिया में कोई ना कोई तो ज़रूर होगी जो मेरी देवरानी बनने के लायक होगी। आप हर जगह घूमते रहते हैं तो आपके नज़र में कोई ना कोई लड़की तो ज़रूर होगी। सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए, क्या भाभी आप भी दादी जैसी बातें करने लगी हो? मैंने दादी माँ को कितनी बार समझाया है कि मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी दादी माँ को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। और आप भी अभी दादी माँ की बोल रही हैं। भाभी मैं दिखता ज़रूर हूँ नालायक जैसे, मेरी हरकत भी वैसी है, लेकिन भाभी मैं लड़कियों को बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे घर पर भी मेरी माँ है, छोटी बहन है। जब मैं दूसरों की बहन बेटियों पर नज़र डालूँगा तो और कोई इंसान मेरी माँ बहन पर नज़र डालेगा। त्रिशा को बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ की बातें। सिद्धार्थ ने जो कुछ भी कहा है सही ही कहा है। सिद्धार्थ का लुक ही गुंडों जैसा है, बाल भी लंबे और दाढ़ी भी, आंखें बिल्कुल शराबियों जैसी नशीली दिखती है। कोई भी उसे देखता तो उसे गुंडा ही कहेगा। त्रिशा सिद्धार्थ को एक नज़र देखकर, वैसे आप ना बिल्कुल गुंडों जैसे दिखते हैं, आप अपना लुक चेंज क्यों नहीं करते हैं? हो सकता है आपकी आदत बदलते लुक को देखकर कोई ना कोई लड़की आपके तरफ भागता हुआ चली आए और आपसे टकरा जाए, जैसे फिल्मों में होता है। दोनों की आई कांटेक्ट होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सिद्धार्थ त्रिशा की बात सुनकर इमेजिन करने लगा। सिद्धार्थ खुश होकर, ठीक है भाभी माँ, मैं कल का अपॉइंटमेंट लेता हूँ सैलून में। आप जैसे मेरा लुक को देखना चाहती है, मैं बिल्कुल वैसा ही खुद को बदल डालूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। त्रिशा अपनी आंखें सिकुड़ कर, आपकी कौन सी शर्त है और उसी मेरा क्या फ़ायदा होगा? सिद्धार्थ, आप पहले मेरी शर्त तो सुनिए, उसके बाद आपके फ़ायदे की बात बताऊँगा। त्रिशा, तो बोलिए क्या आपका शर्त है? सिद्धार्थ अपनी गले को साफ करके, भाभी मेरी शर्त ये है कि मुझे भी आपकी ही तरह संस्कारी और गुणी लड़की चाहिए। आप जिस तरह से घर पर आप सबका ध्यान रखती है, सबके बारे में सोचती है, घर में सभी को अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी वैसी ही लड़की चाहिए। त्रिशा, आपने बताया है उस हिसाब से तो लड़की बहुत मुश्किल है मिलेगी या नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और आपने बताया नहीं मेरे फ़ायदे के बारे में। सिद्धार्थ धीरे से त्रिशा के कान के पास जाकर, भाभी आपको फ़ायदा होगा। सोचिए, मेरी जिस लड़की से शादी होगी वह आपके साथ आपके हर काम में आपका साथ हाथ बटाएगी और आपको भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठकर मंदिर को साफ कर देगी, प्रसाद बनाएगी, ऐसे बहुत से काम है जो वह आपके लिए करेगी। तो बताइए,
हुआ ना आपके लिए फ़ायदे की बात। त्रिशा मुस्कुरा देती है। सिद्धार्थ की बेफिजूल बातें सुनकर दोनों इसी तरह बातें करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ स्कूल के गेट के पास गाड़ी रोकता है। सिद्धार्थ, आपके साथ बातें करते के समय का पता ही नहीं चला कि कब हम लोग स्कूल पहुंच गए। थैंक यू भाभी। त्रिशा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए, सिद्धार्थ आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। सिद्धार्थ भाई आपको पिक करने आएंगे तो हम लोग घर पर मिलते हैं। मुझे भी आपके लुक के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। त्रिशा हाँ में सर हिला देती है। सिद्धार्थ त्रिशा को बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ऑफिस पहुंचता है। पूरब पहले से ऑफिस पहुंच चुका था। विक्रम ने पूरब को पहले से बता चुका था सिद्धार्थ के बारे में, इसलिए जैसे ही सिद्धार्थ ऑफिस पहुंचा पूरब उसे काम के बारे में बताने लगा। सिद्धार्थ भी बड़े आराम से पूरब की बातें को सुन रहा था और साथ में समझ भी रहा था। जहाँ पर उससे समझ नहीं आता पूरब उससे दोबारा पूछ लेता। पूरब भी सिद्धार्थ को दोबारा समझाता। आज पूरे दिन सिद्धार्थ का काम के बारे में ही सीखता रहा। सुबह से अब दोपहर हो गई थी, लेकिन विक्रम आज ऑफिस नहीं पहुँचा, बल्कि विक्रम ने पूरब के पास कॉल करके बता दिया कि वह आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। तुम और सिद्धार्थ सब संभाल लेना। सिद्धार्थ पूरब से पूछता है कि भाई ऐसा कौन सा काम करने गए हैं कि उनको ऑफिस आने का भी टाइम नहीं मिला, और फिर भाभी को भी ड्रॉप करना है। अगर भाई भाभी को ड्रॉप नहीं करने जाएंगे तो भाभी इंतज़ार करती रह जाएगी। पूरब, विक्रम सर को पता है कि उनको मैम को भी ड्रॉप करना है, आप चिंता मत कीजिए, विक्रम सर मैम को ड्रॉप जरूर करेंगे। पूरब की बातें सुनकर भी सिद्धार्थ को त्रिशा के लिए बुरा लग रहा था। विक्रम ने आज त्रिशा को हाफ डे लेने को बोला था, इसलिए त्रिशा स्कूल से छुट्टी लेकर विक्रम के आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय तक विक्रम स्कूल नहीं पहुंचा तो उसने विक्रम के पास कॉल लगाया। विक्रम का कॉल नहीं लगने लगा पर त्रिशा सिद्धार्थ के पास कॉल लगा दिया। सिद्धार्थ त्रिशा के कॉल रिसीव करके, जी भाभी बोलिए। त्रिशा, सिद्धार्थ क्या आपके भाई ऑफिस में हैं? सिद्धार्थ ने तपाक से बोल दिया, नहीं भाभी, भाभी आज ऑफिस आए ही नहीं हैं। इतना बोलकर सिद्धार्थ को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया। विक्रम भाई के ऑफिस नहीं आने पर कहीं भाभी ने उन्हें गलत समझ लिया तो यही सोच कर रहा था कि उसके कानों में त्रिशा की आवाज़ सुनाई दी। त्रिशा मुस्कुराकर, अरे मैं भी ना विक्रम जी का ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया। सॉरी सिद्धार्थ जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। विक्रम जी अभी जस्ट पहुँचे हैं, मैं कॉल कट कर देती हूँ, आम लोग घर पर बात करेंगे, और कॉल कट देती है। विक्रम गाड़ी लेकर स्कूल के गेट पर पहुंचता है। त्रिशा जल्दी से आकर विक्रम की गाड़ी में बैठ जाती है। विक्रम त्रिशा को देखकर उससे सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से इतने देर तक उसका इंतज़ार करना किया। त्रिशा, इट्स ओके, लेट हो जाता है विक्रम जी, आखिर ऑफिस में इतना काम जो होता होगा। इतना बोलकर त्रिशा विक्रम को देखती है। विक्रम अपने मन में, आई एम सॉरी त्रिशा, मैं तुमको अभी सच नहीं बता सकता कि मैं इतने देर से ऑफिस में नहीं था, बल्कि कहीं और था। जब सही वक्त आएगा बताने का तो मैं ज़रूर तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। विक्रम के कुछ नहीं बोलने पर त्रिशा एक बार फिर विक्रम से बोलती है, त्रिशा मैंने सही कहा ना विक्रम जी कि आप ऑफिस में बहुत काम होता है? विक्रम त्रिशा को देखकर हल्का मुस्कुरा हाँ में सिर हिला देता है। त्रिशा अपने मन में, विक्रम जी आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, आप मुझे सच्चाई बता सकते हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं आप देरी ना कर दे बताने में, जिसे मैं समझने में नाकाम ना हो जाऊं। मैं नहीं चाहती हूँ आपसे दूर होना, यही सही समय है, आप बताइए। त्रिशा की गाड़ी में बैठने के बाद विक्रम गाड़ी को स्टार्ट कर त्रिशा के घर के रास्ते पर बढ़ा देता है। त्रिशा विक्रम के चेहरे को देख रही थी। आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। त्रिशा विक्रम से पूछना तो चाहती थी, क्या बात है विक्रम जी, मैं हूँ आपके साथ, आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी विक्रम से पूछने की, विक्रम क्या छुपा रहा है त्रिशा से। दोनों कुछ देर में त्रिशा के घर पहुंच जाते हैं। विक्रम गाड़ी से बाहर आकर त्रिशा के साइड का दरवाज़ा खोलता है। त्रिशा भी बाहर आ जाती है। विक्रम अपना हाथ त्रिशा के सामने रख देता है। त्रिशा मुस्कुराकर अपना हाथ विक्रम के हाथों में रख देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे त्रिशा के घर के अंदर जाते हैं। त्रिशा के पड़ोसी दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि त्रिशा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। सभी को विक्रम पसंद था। विक्रम था ही भी इतना हैंडसम और समझदार भी, सभी उन दोनों की तारीफ कर रही थी। दोनों दरवाजे पर पहुँच कर घंटी बजाते हैं। केयर टेकर आकर दरवाज़ा खोलता है। दोनों घर के अंदर आते हैं। दोनों बाबा के कमरे में जाते हैं। बाबा इस वक्त बिस्तर पर बैठे हुए सामने दीवार पर लगे अपने पत्नी
तस्वीर को निहार रहे थे। त्रिशा और विक्रम को इस वक्त घर पर देखकर दोनों से पूछते हैं, बाबा तुम दोनों इस वक्त घर पर, क्या बात है त्रिशा बेटा? त्रिशा कुछ नहीं बोलती है तो बाबा विक्रम से पूछते हैं, विक्रम बेटा क्या बात है, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? विक्रम बाबा के पास बैठकर उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर, विक्रम बाबा कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं। हम सभी आपको अपने पैरों पे चलता हुए देखना चाहते हैं। आपको पता है त्रिशा आपके ही बारे में सोचती रहती है, इसलिए प्लीज़ बाबा आप त्रिशा के खातिर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाइए। मेरी वहाँ डॉक्टर से बात हो गई है, सब प्रोसीजर हो गया है। हम आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए लेने आए हैं। बाबा एक नज़र त्रिशा को देखते हैं। त्रिशा भी हाँ में सर हिला देती है। बाबा विक्रम को मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि विक्रम ने जो भी कुछ भी समझाया है बिल्कुल सही ही तो कहा है। बाबा हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाबा के हाँ कहते ही विक्रम और त्रिशा मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर बाद तीनों हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने थे। वार्ड में डॉक्टर बाबा को चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद डॉक्टर विक्रम से, डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया अब आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा अभी उनको ठीक होने में। विक्रम थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुस्कुराकर, आप अभी थैंक यू मत बोलिए मिस्टर सिंघानिया, जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे उसी वक्त आपका थैंक यू मैं एक्सेप्ट करूँगा। विक्रम और त्रिशा बाबा को अच्छे से समझाकर और अपना ख्याल रखने को बोलकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। त्रिशा के दिल में आज विक्रम ने एक बार फिर अपनी जगह बना ली थी। त्रिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह विक्रम का कैसे शुक्रिया अदा करे। यही सोचते हुए त्रिशा विक्रम के पीछे पीछे पार्किंग में जा रही थी। विक्रम ने पीछे पलट कर देखा तो त्रिशा उससे बहुत दूरी पर कुछ सोचते हुए आ रही थी। विक्रम वहीं उसके आने का इंतजार करने लगा। विक्रम त्रिशा से पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? त्रिशा विक्रम को देखती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। विक्रम जल्दी से त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। विक्रम अगर तुम्हें बाबा के बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ त्रिशा मत कहो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि वह मेरे भी बाबा हैं, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, इसलिए आगे भी तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। विक्रम की बात सुनकर त्रिशा की आंखों हल्के नम हो जाती है क्योंकि विक्रम ने उसके बाबा को अपने बाबा की ही तरह प्यार और सम्मान देता था। त्रिशा विक्रम के सीने से लग जाती है। विक्रम भी त्रिशा को सीने से लगा लेता है। विक्रम त्रिशा के बाल को सहलाते हुए, तुम ठीक हो? त्रिशा हाँ में सर हिला देती है। विक्रम त्रिशा को खुद से दूर करके विक्रम मुस्कुराकर, तुमने दादी माँ को बताया दिया था ना कि आज हम दोनों को घर आने में लेट हो जाएगी? त्रिशा हाँ दादी माँ को मैंने बता दिया था, लेकिन अभी तो हम घर पहुँच जाएंगे, फिर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? विक्रम त्रिशा को इशारे से गाड़ी में बैठने को बोलता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। विक्रम क्योंकि हम दोनों अभी घर नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। त्रिशा गाड़ी में बैठते हुए, हम कहाँ जा रहे हैं विक्रम जी? विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता जान, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, इसलिए तुम मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछोगी। हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुमको पता चल जाएगा। विक्रम अब गाड़ी को स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। सूरज अब ढलने लगी थी जिस वजह से सड़कों की लाइटें जलने लगी। करीब आधे घंटे बाद दोनों एक होटल पहुंचते हैं। विक्रम त्रिशा को कुछ देर गाड़ी में बैठने को बोलकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। त्रिशा गाड़ी में बैठे हुए विक्रम के आने का इंतजार कर रही थी। 10 मिनट बाद विक्रम त्रिशा के पास आता और त्रिशा को गाड़ी से उतारने को कहता है। जैसे ही त्रिशा गाड़ी से बाहर आती है, विक्रम जल्दी से उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है। विक्रम त्रिशा के हाथ में किस करके, त्रिशा तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? त्रिशा मुस्कुराकर, विक्रम जी आप पर मुझे पूरा भरोसा है। विक्रम तो ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करोगी ना? त्रिशा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है विक्रम जी। विक्रम त्रिशा के हाथ को छोड़कर अपने पेंट से एक जेब से एक रुमाल निकालता है। उस रुमाल को त्रिशा की आंखों पर बांध देता है और उसे वहाँ से पकड़ कर गार्डन की तरफ ले आता जाता है। कुछ मिनट बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। विक्रम त्रिशा की आंखों से रुमाल को खोलते हुए, त्रिशा जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपनी आंखें मत खोलना। त्रिशा हाँ में सर हिला देती है। विक्रम त्रिशा को आंखों से रुमाल निकाल देता है, फिर भी त्रिशा अपनी आंखें बंद किए हुई थी। 5 मिनट बाद विक्रम त्रिशा को अपनी आंखें खोलने को बोलता है। त्रिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। देखी कि पूरा गार्डन फूलों और लाइटों से डेकोरेट था। सामने विक्रम गुलाब का फूल लिए अपने घुटने पर बैठा हुआ त्रिशा को प्रपोज कर रहा था। विक्रम आई लव यू त्रिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करती हो? त्रिशा अपनी नज़र चारों तरफ घुमाती है। उस गार्डन में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। गुलाब की पंखुड़ी
हर तरफ बिछी हुई थी। ऊपर से उसे विक्रम ने प्रपोज किया था। त्रिशा की आंखें ये देखकर नम हो गई थी कि कोई तो है उसके लाइफ में जो उसको इतनी अहमियत देता है। विक्रम त्रिशा की आंखों में देखता है, उसकी आंखें नम थी। विक्रम वैसे ही घुटने के बल बैठे हुए। त्रिशा रोक लो इन आंसुओं को, इनकी कोई जगह नहीं है मेरी त्रिशा की आंखों में। मुझे मेरी त्रिशा की हंसी मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। त्रिशा जल्दी से अपनी आंखें साफ करती है और मुस्कुराते हुए विक्रम को खड़े करवाती है। उसके हाथ से गुलाब को पकड़ लेती है। विक्रम मुस्कुराते हुए, मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी त्रिशा? त्रिशा मुस्कुराकर समझाते हुए, आई लव यू टू विक्रम जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। विक्रम अपने बाहों फैला देता है। त्रिशा जल्दी से उसके गले लग जाती है। विक्रम, तुमने एक बात नोटिस किया है त्रिशा? त्रिशा विक्रम के सीने से लगे हुए, क्या बात विक्रम जी? विक्रम, यही कि तुम्हारी साड़ी का मैचिंग करता हुआ मेरा भी अपने शर्ट पहन रखा है। त्रिशा जल्दी से विक्रम से दूर होती है और विक्रम को देखती है। सच में उसने तो आज विक्रम को गौर से देखा ही नहीं था। त्रिशा मुस्कुराकर, इसका मतलब आपने जानबूझकर पहना है? आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी? विक्रम, नहीं, पहले से ही नहीं, कल रात को ये आइडिया आया था मेरे दिमाग में। त्रिशा हंसते हुए, विक्रम जी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। विक्रम, अब सीरियस होकर, त्रिशा तुम मेरे लिए कितना सब करती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। त्रिशा भी अब सीरियस हो गई थी। विक्रम जी, मैं भी जो कुछ भी करती हूँ हमारे लिए करती हूँ। मुझे भी हमारे अपना को खुश देखकर खुशी मिलती बहुत है। विक्रम एक बार और त्रिशा को गले से लगा लेता है और फिर अचानक से त्रिशा को अपनी गोद में उठा लेता है। त्रिशा अपने दोनों हाथ को विक्रम के गले में इर्द गिर्द लपेट देती है। त्रिशा विक्रम को देखते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं विक्रम जी? विक्रम त्रिशा के माथे पर किस करते कि कुछ नहीं, अपनी त्रिशा को खाने के टेबल के पास ले जा रहा ना चाहता हूँ। इतना बोलकर त्रिशा को एक टेबल की ओर इशारा करके बताता है। त्रिशा उस दिशा में देखती है तो सच में टेबल पर बहुत सारे खाना रखा हुआ था। 2 चेयर भी रखा था। टेबल में मोमबत्ती चल रही थी। दोनों जाए तो वहाँ एक रोमांटिक डिनर डेट थी। दूसरी तरफ विक्रम पूरब को बता दिया था कि सिद्धि तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम सिद्धि से मिल लेना, और उसको सिद्धि का मोबाइल नंबर भी सेंड कर देता था। शाम को पूरब हिचकिचाते हुए सिद्धि के पास कॉल करता है। उसे डर था कि कहीं सिद्धि ने उसे गलत ना समझ रही हो। दूसरी तरफ से कॉल पिक हो जाती है और सिद्धि की प्यारी सी आवाज़ पूरब के कान में सुनाई देती है। सिद्धि, हेलो जी, कौन? पूरब, मैं पूरब, आप मुझसे मिलना चाहती थी। विक्रम सर ने बताया, आपका नंबर भी उन्होंने ही दिया है। सिद्धि, जी हाँ, मैं आपसे मिलना चाहती थी। क्या हम कहीं मिल सकते हैं? पूरब, जी ज़रूर, मैं शाम को आपको रिसीव करने आऊँगा, आप रेडी रहना। सिद्धि, ठीक है, मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगी। कुछ देर बाद पूरब सिद्धि को रिसीव करता है। सिद्धि अपने घर के बाहर पूरब के आने का इंतज़ार कर रही थी। पूरब की गाड़ी को आते देख सिद्धि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। पूरब गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। सिद्धि पूरब के बगल में आकर बैठ जाती है। सिद्धि के बैठते ही पूरब गाड़ी आगे बढ़ा देता है। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर सिद्धि ने ही बात करना स्टार्ट किया। सिद्धि, पूरब जी, आपने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी करना चाहते हैं या किसी के दबाव में आकर? प्लीज़ मुझसे सब सच बताइए, कहीं आगे चलकर हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी ना हो जाए। और आपको तो पता ही होगा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। पूरब गाड़ी का गियर चेंज करते हुए, सिद्धि जी, मैं अपनी मर्ज़ी से आपसे शादी करना चाहता हूँ। सिद्धि, आपको पता है ना, भाई ने आपको तो बताया ही होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे खुद पता नहीं है इस बच्चे के होने वाले बाप का नाम। यह जानते हुए भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप मुझसे शादी करेंगे तो आपको मेरे बच्चे के बाप की जगह आपका नाम देना पड़ेगा। आप प्लीज़ सोच समझ कर फैसला लीजिए। पूरब गाड़ी को एक कैफ़े के बाहर रोकते हुए, हम दोनों कहीं बैठकर बातें करते हैं तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा सिद्धि जी। सिद्धि हाँ में सिर हिला देती है। दोनों गाड़ी से बाहर निकल कर कैफ़े के अंदर जाते हैं। खाली टेबल पर आकर दोनों बैठ जाते हैं। वेटर दोनों के पास आकर पूछता है तो दोनों कॉफ़ी लाने को बोल देते हैं। पूरब बात को आगे बढ़ाते हुए, मैंने सोच समझ कर फैसला लिया है सिद्धि जी, और इसमें मेरी बहन भी मेरा साथ दे रही है। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। जो कुछ भी है मेरी बहन ही है, मेरे लिए सब कुछ है।
विक्रम सर की वजह से मैं और मेरी बहन आज ज़िंदा है, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। विक्रम सर ने मेरा मुश्किल घड़ी में बहुत साथ दिया है। मैं विक्रम सर को परेशान नहीं देख सकता हूँ। विक्रम सर को तो हम पहचानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरी बहन का हेल्प किया, तो फिर मैं विक्रम सर के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। आपको मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा आपको खुश रखने की। और रही बच्चे की बात, तो मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। अब आप क्या फैसला है सिद्धि जी? आप सोचकर समझकर बताइएगा। मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब आपका फैसला मायने रखता है। क्या आप मेरे साथ मेरे छोटे से 2 रूम के फ्लैट में रहना पसंद करोगी? पूरब के बात को सुनकर सिद्धि कुछ देर तक सोचती है। तब तक वेटर भी 2 कप कॉफ़ी लेकर उनके टेबल पर रख देता है। दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। सिद्धि कॉफ़ी पीते हुए सोचती रहती है, सिद्धि, ठीक है, मैं भी आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप मुझे सिद्धि जी नहीं बल्कि सिद्धि कहेंगे, तभी मैं आपसे शादी करूँगी। इतना बोलकर सिद्धि मुस्कुराने लगी। सिद्धि के बात पर पूरब भी मुस्कुराने लगा। दोनों कुछ देर वहाँ पर बैठते हैं और दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर पूरब सिद्धि को उसके घर ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ विक्रम त्रिशा को अपने बाहों में भरकर टेबल के पास लेकर जाता है और चेयर पर बिठा देता है। त्रिशा तो विक्रम के चेहरे में ही कहीं खोई हुई थी। विक्रम त्रिशा को ऐसे देखते पाकर उसके सामने चुटकी हो जाता है। त्रिशा होश में आती है और मुस्कुरा देती है। विक्रम आज एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था। त्रिशा के प्लेट में खाना सर्व करता है। त्रिशा उसके हाथ से बाउल को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो विक्रम ने उसे देने से मना कर दिया और खुद ही दोनों के लिए प्लेट में खाना सर्व करने लगा। विक्रम भी अपना चेयर खिसका कर त्रिशा के बगल में बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। विक्रम खाते हुए त्रिशा से उसका फेवरेट खाने के बारे में पूछता है। त्रिशा भी विक्रम को बता देती है। विक्रम, वैसे त्रिशा, तुमको पता है पसंद हो तो आया ना आज के पूरे डेकोरेशन? त्रिशा, बहुत खूबसूरत था विक्रम जी, मुझे बहुत पसंद आया, खासकर अपने इतना बोलकर त्रिशा चुप हो जाती है। विक्रम, हाँ बोलो त्रिशा, खासकर तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद आया? त्रिशा शर्माते हुए अपनी पलकें नीचे झुका देती है। त्रिशा, वो आपने मुझे प्रपोज किया था ना, वो ही सबसे ज़्यादा पसंद आया। विक्रम त्रिशा के बात सुनकर मुस्कुरा देता है। दोनों ने आज खूब एंजॉय किया था। दोनों खाना खाकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में त्रिशा विक्रम के कंधे पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए हुई सो रही थी। विक्रम भी बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था ताकि त्रिशा के नींद में कोई खलल ना हो। कुछ ही देर में विक्रम घर पहुंच जाता है। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। घर के सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। विक्रम 1-2 बार त्रिशा को आवाज़ देकर जगाता है। त्रिशा के नहीं उठने पर बाहर विक्रम आकर त्रिशा को गाड़ी से निकालता है और उसे अपने गोद में लेकर घर के अंदर चला जाता है। घर के दरवाजे खोलकर विक्रम त्रिशा को बाहों में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। देविका जी किचन में पानी लेने आई थी। जब पानी लेकर किचन से बाहर आ रही थी तो उन्होंने विक्रम को त्रिशा को बाहों में उठाकर ले जाते हुए देख लिया था। देविका जी यह देखकर मुस्कुरा देती है। विक्रम रूम से आकर त्रिशा को बेड पर लेटा देता है। जैसे ही वहां से जाने लगा, त्रिशा कसकर नींद में विक्रम के हाथ को पकड़ लेती है। विक्रम कुछ देर तक त्रिशा के हरकत पर मुस्कुराते हुए उसे देखता है, फिर उसकी आंखें भी कब लग जाती है उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह में त्रिशा अपनी आंखें खोलती है तो खुद को विक्रम के बाहों में देखकर मुस्कुरा देती है। विक्रम सोते हुए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। त्रिशा ना चाहते हुए भी उसे घूरने लगी। त्रिशा उसे घूर रही थी कि विक्रम ने अपनी पलकें खोलने लगा। त्रिशा विक्रम को जागते देखकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगे। विक्रम त्रिशा को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि त्रिशा भी जग चुकी है लेकिन सोने का नाटक कर रही है। विक्रम जल्दी से उठकर त्रिशा के ऊपर आ जाता है। विक्रम के ऐसी हरकत पर त्रिशा अपनी आंखें खोल देती है। दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराती है। फिर त्रिशा अपनी पलकें नीचे कर लेती है। विक्रम सॉफ्ट आवाज़ में, क्या हुआ जान, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है? त्रिशा विक्रम को अपने ऊपर से धकेलने लगी। त्रिशा, विक्रम जी आप कितने भारी हैं, मुझसे आपका वजन सहा नहीं जा रहा है। विक्रम मुस्कुराकर, अच्छा और ये बताओ कि तुम कितनी भारी हो? रात में तुम गाड़ी में ही सो गई थी। मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर आया था। इसी वजह से मेरे कमर में दर्द करने लगा, लेकिन मैंने तुम्हें से शिकायत भी नहीं की। इतना बोलकर विक्रम मुंह बनाकर अपने
साइड में लेट जाता है। त्रिशा को बुरा लगता रहा था कि उसके वजह से विक्रम जी का कमर में दर्द होने लगा। त्रिशा वहीं ड्रॉल से बम निकालकर विक्रम के कहने लगी। त्रिशा उदास होकर, सॉरी विक्रम जी, आपको मेरी वजह से आपके कमर में दर्द हुआ। लाइफ ये मैं आपको बाम लगा देती हूँ, शायद दर्द में थोड़ी आराम आ जाए। विक्रम मुंह बनाते हुए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा रात में लगाया था। त्रिशा, अच्छा तो फिर कैसे ठीक होगा विक्रम जी? विक्रम झूठ मूठ के दर्द के कराने का नाटक करता है। विक्रम, जब तक मैं तुम्हारे ऊपर लेट नहीं जाता तब तक। त्रिशा हैरानी से, क्या आपके कहने का मतलब क्या है? विक्रम जल्दी से त्रिशा को अपने ऊपर खींच लेता है। त्रिशा सीधा विक्रम के बाहों में गिर जाती है। त्रिशा, अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके कमर में दर्द है और अभी आपको दर्द नहीं हो रहा है विक्रम जी। विक्रम शरारत से त्रिशा के नाक को पिंच करके, अभी थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा तो कमर दर्द में राहत मिलेगी। त्रिशा अपनी भवें चरा कर, कैसी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं आप विक्रम जी? विक्रम त्रिशा को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। त्रिशा समझ जाती है विक्रम के इशारे को। विक्रम अपने नाक से त्रिशा के नाक को टच करते हुए, विक्रम, अब लगता है कि तुम सब समझ गई हो। रात में तो तुम सो गई थी, लेकिन अब तुम मुझे मना नहीं कर पाओगी। विक्रम अपनी आंखें छोटी त्रिशा अपनी आंखें छोटी करके, आप सीधे भी तो बोल सकते थे ना, आपको नाटक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। विक्रम, कैसे बोलता? मुझे कुछ पता नहीं कि लोग अपनी वाइफ से कैसे बोलते हैं। त्रिशा विक्रम की नादानी पर मुस्कुरा देती है। त्रिशा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ऐसी बातों के बारे में नहीं जानते। विक्रम त्रिशा के होठ पर अपना हाथ फेरते हुए, बिजनेसमैन अपनी जगह पर अलग हैं और अपनी पत्नी से प्यार करना अपनी जगह पर अलग है। तुम तो टीचर हो, मुझे भी सिखाओगी कि लोग अपने वाइफ से प्यार कैसे करते हैं। तुमने तो ज़रूर कहीं पढ़ा होगा। त्रिशा को शर्म आ रही थी विक्रम के बात सुनकर, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाती। विक्रम त्रिशा को बाहों में भरते हुए, क्या हुआ जान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? त्रिशा हकलाती है, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती। विक्रम, कोई नहीं, हम दोनों ही काफ़ी है अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम मेरा साथ दोगी ना? त्रिशा अपनी पलकें झपका देती है। विक्रम समझ जाता है त्रिशा के इशारे को। विक्रम त्रिशा के होठ की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि त्रिशा के होठ काँप रहे थे। विक्रम जल्दी से त्रिशा के होठ को अपने होठ से शांत कर देता है। त्रिशा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। विक्रम त्रिशा को पैशनेट के साथ किस कर रहा था। त्रिशा भी विक्रम को किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद विक्रम के होठ फिसल कर त्रिशा के गर्दन पर आ जाते हैं। त्रिशा विक्रम के प्यार में गोते लगा रही थी। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिद्धार्थ त्रिशा से बात करना चाहता था, लेकिन विक्रम को देखकर त्रिशा से कुछ नहीं कह पा रहा था। वहीं सब के साथ आज सिद्धि भी नीचे नाश्ता करने आए थे। विक्रम और त्रिशा सिद्धि को सबके साथ नाश्ता करते देख खुश थे। सिद्धि के चेहरे पर अब कोई टेंशन नहीं थी। दोनों समझ गए थे सिद्धि और पूरब के बीच बात हो चुकी है। दादी माँ सिद्धि को सब के साथ नाश्ता करते देख कहती है, दादी माँ, कुछ दिनों से सिद्धि नीचे ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा सिद्धि अब पहले की तरह ही बदल गई है, लेकिन आज इसने नीचे आकर सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही है। अब मुझे लगता है मेरा परिवार फिर से एक हो गया है। मैं चाहती हूँ मेरे जीते तक सभी इसी तरह से हर रोज़ एक साथ बैठकर नाश्ता करें। काम की वजह से हम लोग लंच और डिनर एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो सुबह का नाश्ता तो हम साथ में कर सकते हैं। त्रिशा दादी माँ के गिलास में जूस डालते हुए, दादी माँ, आप जैसा चाहती हैं हम सभी वैसा ही करेंगे, लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं कि आप अपने जीते तक देखना चाहती हैं? आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो आपको सिद्धार्थ और सिद्धि की शादी देखनी है और उसके बच्चों के साथ आपको खेलना भी है। बीच में दादी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन दोनों की शादी में अभी वक्त है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बच्चों के साथ में खेलती रहूँ। तो बताओ कब मुझे पर दादी बना रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी त्रिशा और मेरा विकी का बच्चा कितना क्यूट और नटखट होता है। बचपन में मेरा विकी बहुत शरारती था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरा विकी एक समझदार और अपने दादा का चहेता होता गया। दादी माँ के मुंह से बच्चे की बात सुनकर त्रिशा सिर नीचे किए शर्मा रही थी। विक्रम जो उसके बगल में बैठा हुआ था, उसे तो बहाना मिल गया था त्रिशा को चिढ़ाने का। सिद्धार्थ मुस्कुरा
क्या बात है दादी माँ, आपको तो मौका पे चौका लगा दिया। आपने तो सबके दिल की बातें बता दिया, लेकिन हमें भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे चाचू चाचू कह के पुकारे। सीधी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपनी खुशी सबके सामने जाहिर कर दिया। सीधी मुस्कुराकर, हाँ मुझे भी कोई बुआ कहने वाला या वाली चाहिए। आखिर जो भी अपनी खुशी जाहिर कर दिया। भाई मुझे भी कोई दादू बुलाने वाला चाहिए। अब सब देविका को देखने लगे। देविका भी मुस्कुराकर, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे भी कोई दादी कह कर बुलाने वाला चाहिए। अब सब की नज़र विक्रम के ऊपर चली गई। विक्रम कुछ कहता उससे पहले त्रिशा अपने चेयर से उठकर, त्रिशा शर्माते हुए, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए रेडी भी होना है, इतना बोलकर वहाँ से रूम में आ जाती है। त्रिशा के वहाँ से जाने के बाद विक्रम खुद से मन में, विक्रम मुझे कोई पापा कहने वाला चाहिए। त्रिशा, हम दोनों अपने प्यार की निशानी को इस दुनिया में ज़रूर लाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विक्रम यही सब सोच रहा था कि उसके कानों में दादी माँ के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जो सभी से बोल रही थी, दादी माँ हंसते हुए। त्रिशा शर्मा गई, इसलिए यहाँ से चली गई। वैसे विकी, तुझे भी बहुत जल्द पापा बनना है कि तुम दोनों कुछ वक्त और लेना चाहते हो। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी माँ के सवालों का क्या जवाब दे। विक्रम हकलाते हुए, दादी माँ मैं क्या जवाब दूँ, मुझे भी ऑफिस जाने हैं, मैं भी रेडी होने जाता हूँ। इतना बोलकर विक्रम भी वहाँ से चला जाता है। दोनों को इस तरह शर्मा कर ले जाने से सभी एक साथ मुस्कुरा देते हैं। रूम में त्रिशा खुद ही दादी माँ के बात को याद करके मुस्कुरा रही थी। खिड़की के पास खड़े होकर बाहर गार्डन को देख रही थी। विक्रम रूम में आकर त्रिशा को देखता है, जो खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसके पास जाकर उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। त्रिशा विक्रम के टच को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसे पता चल गया कि ये विक्रम जी है। विक्रम मुस्कुराकर त्रिशा के कंधे को चूम लेता है। बाहर क्या देख रही हो जान, दादी माँ के कहने का मतलब मुझे तुम समझ रही हो ना कि दादी क्या चाहती है। मैं जानता हूँ इतनी जल्दी बच्चे प्लान करना ठीक नहीं होगा, लेकिन दादी माँ की खुशी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। त्रिशा अब विकी की तरफ पलट जाती है, उसके आंखों में देखते हुए। त्रिशा हिचकिचाते हुए, विक्रम जी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे कुछ वक्त चाहिए सब कुछ समझने के लिए। विक्रम त्रिशा के बात को सुनकर मुस्कुराते हुए, विक्रम त्रिशा दादी माँ इतनी जल्दी नहीं चाहती है, वह भी समझती है सब कुछ, लेकिन अगर अंके बिहारी जी ने जल्द ही तुम्हारी झोली भर देगी तो तुम मना तो नहीं कर पाओगी ना। त्रिशा, अगर बांके बिहारी जी दे देंगे तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए इन सब के लिए, इसलिए आप भी ना ज़्यादा मत सोचिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। विक्रम त्रिशा के होठ की तरफ बढ़ ही रहा था, तब सिद्धार्थ उनके रूम के दरवाजे खटखटाया और साथ में आवाज़ भी देता है। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर विक्रम त्रिशा से दूर होता है और दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ से सिद्धार्थ त्रिशा को आवाज़ दे रहा था। विक्रम त्रिशा से, इस सिद्धार्थ को तुमसे क्या काम है जो तुमसे मिलने आया है। त्रिशा, मुझे क्या पता, कल हम दोनों के बीच से कुछ बात हुई थी, उसी वजह से मुझसे मिलने आया होगा। विक्रम, किस बारे में तुम दोनों की बात हुई थी। त्रिशा विक्रम को सब बताती है जो कल उसके और सिद्धार्थ के बीच हुआ था। विक्रम, तो इसका मतलब यह है कि वह तुमसे बाल कटवाने का सलाह लेने आया होगा। ठीक है, तुम जाओ और सुन लो उसकी बात। त्रिशा सिद्धार्थ के पास से चली जाती है। विक्रम दूर से ही दोनों की बातें करते हुए देख रहा था। दूर होने की वजह से विक्रम को दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रहा था। सिद्धार्थ, ठीक है भाभी, अब मैं आपको अपनी शक्ल शाम को ही दिखाऊंगा, तब तक आप भी स्कूल से वापस आ चुके होंगे। इतना बोलकर सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद त्रिशा मिरर के सामने आकर रेडी होने लगती हो। त्रिशा को रेडी होते देख विक्रम भी अपना काम करने लगा। कबर्ड से कुछ फाइल निकालकर पढ़ने लगा और सिलेक्ट करके लगा कि आज उसे ऑफिस में किस फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। उस फाइल को अलग करके लगा, 2 फाइल को सिलेक्ट करता है और बाकी फाइल को कबर्ड में ही रख देता है। अब त्रिशा पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। त्रिशा विक्रम को भी रेडी होने के लिए बोल देती है। विक्रम त्रिशा को फाइल दिखाते हुए, त्रिशा इन दोनों फाइल को रख लेना, मुझे इन दोनों फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है आज ऑफिस में। त्रिशा, आप जाकर रेडी हो जाइए, मैं रख लूँगी दोनों फाइल को। विक्रम हाँ बोलकर रेडी होता है। त्रिशा दोनों फाइल को अपने बैग में रख लेती है। दोनों रेडी होकर घर से निकल जाते। गाड़ी में बैठकर त्रिशा के स्कूल के तरफ
तरफ गाड़ी बढ़ा देते हैं। दोनों बातें करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। विक्रम तृषा को बाय बोलकर अपने ऑफिस में के लिए निकल जाता है। विक्रम के जाते ही तृषा को ख्याल आता है कि उसने तो विक्रम जी को फाइल दिया ही नहीं। विक्रम को आवाज़ लगाती है पर विक्रम बहुत दूर चला जाता है। ठीक उसी वक्त उसके रास्ते में एक टैक्सी गुजर रही थी। तृषा उसी टैक्सी को रुकवाकर बैठ जाती है और उसे विक्रम की गाड़ी के पीछे करने जाने को बोलती है। तृषा ने देखा कि विक्रम दूसरे रास्ते पर जा रहा है, लेकिन ऑफिस का रास्ता तो दाएं तरफ है। फिर विक्रम जी बाएं तरफ के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? यही सोच कर तृषा का मन बैठा जा रहा था और मन में ही मन बंके बिहारी जी को याद कर ही रही थी कि सब कुछ ठीक हो। करीब आधे घंटे बाद विक्रम की गाड़ी एक बंगले के पास रुका था। टैक्सी वाला बताता है कि हमने जिस गाड़ी का पीछा किया है ये वही गाड़ी है। क्या आप भी यहीं जाना चाहती हैं मैडम? तृषा को बड़ी हैरानी हुई कि विक्रम जी यहाँ क्यों आए होंगे और वहाँ पर दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है और ना ही लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रही थी। तृषा टैक्सी से उतर गई और वहाँ भी बंगले के अंदर जाने लगी। बंगले के पास पहुँचती थी उसके कानों में किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में विक्रम की आवाज़ भी। विक्रम बच्चे को चुप करा रहा था। विक्रम बड़े ही प्यार से, नहीं बेटा रोना नहीं, पापा आ गए हैं ना, अब पापा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखो बेटा, पापा ने अपने दोनों कान पकड़ लिए हैं, पापा को माफ़ कर दो बेटा। तृषा विक्रम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहीं लड़खड़ा गई। तब तक विक्रम एक बच्चे को लेकर मेन गेट की ओर चला गया। विक्रम के हाथ में बच्चे को देखकर तृषा की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। विक्रम ने भी अभी तक तृषा को देख लिया था और अभी तृषा को वहां देखकर हैरान हो गया था। विक्रम तृषा से कुछ कह पाता उससे पहले तृषा रोते हुए वहां से चली गई। टैक्सी वहीं रुकी हुआ था। तृषा के बैठते ही टैक्सी वाला ने स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। विक्रम तृषा के पीछे जाने लगा। तब तक तृषा आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। आपको क्या लगता है विक्रम के हाथ में बच्चा था, वह किसका होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी के लिए एक लाइक भी कर दीजिए। विक्रम तृषा को कितना आवाज़ लगाता है, लेकिन तृषा को अभी विक्रम की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। टैक्सी वाले ने जब तृषा को रोते हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है? बताइए, मैं आपका क्या हेल्प कर दूंगा। तृषा अपनी आंखों साफ करते हुए, कोई बात नहीं भैया, बस ऐसे ही आप प्लीज़ गाड़ी पर ध्यान दीजिए। टैक्सी वाला, वैसे मैडम आपको कहाँ उतरना है? मैं वहाँ आपको छोड़ दूँगा। तृषा टैक्सी वाले को अपने घर का एड्रेस बताती है। टैक्सी वाला उसे कुछ ही देर में तृषा के घर के पास छोड़ देता है। तृषा रोते हुए अपनी आंखें साफ कर घर के अंदर चली जाती है। वह अपने बैग में ही घर का चाबी को रखी हुई थी। तृषा घर पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और विक्रम के कहे उस बात को याद करने के रोने लगती है कि विक्रम ने किस तरह से बच्चे से कहा था कि उसका पापा आ गया है, अब उसे छोड़कर नहीं जाएगा। पापा को माफ़ कर दो बेटा। दूसरी तरफ विक्रम अपने हाथ में पकड़े बच्चे को देखता है जो अब पूरी तरह से चुप हो गया था और विक्रम को देखकर हल्के मुस्कुरा रहा था। विक्रम उस बच्चे के गाल पर किस करके, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा, आप चिंता मत करो। मेरे तृषा को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे गलत नहीं समझेगा। हाँ, माना कि वह अभी गुस्से में है, जब सच्चाई उसे पता चलेगी तो वह आपको भी प्यार करने लगेगी। विक्रम बच्चे को लेकर बंगले के अंदर चला जाता है और कुछ देर में बच्चे को छोड़कर बाहर आ जाता है। किसी से कॉल पर बात करता है कि एक आप ही तृषा को समझा सकते। तृषा ने मुझे बच्चे के साथ देख लिया है और उसने मुझे गलत समझकर यहाँ से चली गई है। उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि विक्रम जी ये बच्चा किसका है। प्लीज़ दादी माँ, आप तृषा के पास जाकर उसे समझाइए ना। दूसरी तरफ से, दादी माँ, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि तू तृषा को सब सच बता दे, लेकिन तू तो सही वक्त के आने का इंतज़ार कर रहा था। अब देख लिया, सही वक्त के आने का इंतज़ार में सब कुछ बिखरने लगा है। मैं तृषा को समझाती हूँ, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, तृषा समझदार है, उसे समझाऊंगी तो समझ जाएगी। विक्रम, थैंक यू दादी माँ, आप नहीं होती तो पता नहीं मैं तृषा को नहीं समझा पाता। दादी माँ अब फ़ोन रख और तू भी तृषा के घर आ जा, मैं भी वहीं पहुँचती हूँ, ज़रूर वह इस वक्त अपने घर गई होगी। विक्रम जी दादी माँ को बोलकर कॉल कट कर देता है और गाड़ी में बैठकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ सैलून से बाहर आ जाता है और मोबाइल निकाल कर अपना सेल्फी लेता
लेता है। मोबाइल के कमरे में खुद को देखता है और अपना खुद ही तारीफ करता है। सिद्धार्थ अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए, क्या बात है सिद्धार्थ बाबू, काफ़ी हैंडसम लग रहा है। देखना कोई ना कोई लड़की तुझे ज़रूर पहले से लाइन मारेगी। सिद्धार्थ इतना बोल पाया था कि सच में एक लड़की सिद्धार्थ को देखकर सीटी बजाती है। सिद्धार्थ ने जब सीटी के बजने की डायरेक्शन में देखता है तो एक मोटी सी लड़की सिद्धार्थ को देखकर कुछ इशारे कर रही थी। सिद्धार्थ ने जब उस लड़की को देखा तो उसे झटका लगा। सिद्धार्थ, यार मैंने अपना लुक इस मोटी के लिए तो नहीं बदला है, इसे क्या लग रहा है मैं इसके इशारे में पड़ जाऊंगा। जाओ जी, हम तुम्हारे जैसे गिंडे और नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया। हाथनी, हाँ हाथनी ही ठीक बैठेगा इस गेंडी के लिए, किसी और बंदे को ताड़ना शायद वही तेरे लायक होगा। इतना बोलकर सिद्धार्थ आंखों में चश्मा चढ़ाकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर में ऑफिस पहुंच जाता है। गाड़ी से निकलकर सीटी बजाते हुए सीधा प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ से आ रही एक लड़की से टकरा जाता है। सिद्धार्थ बिना उस लड़की को देखे हुए ही सॉरी मैं ही गलती है, मैंने आपको देखा ही नहीं। गिनी जो कुछ फाइल को लेकर जा रही थी, सिद्धार्थ के मुंह से सॉरी सुनकर मुंह बना लेती है। गिनी सभी फाइल को समेटती हुई, मैं आपका सही हूँ, पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। सिद्धार्थ उस लड़की को प्यारी आवाज़ सुनकर अपनी आंखों से चश्मा हटाकर उसे गौर से देखने लगा। गिनी को एक नज़र देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। सिद्धार्थ अपने मन में, ये क्या हो रहा है, मुझे इस लड़की को एक नज़र देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। इतना सोचते हुए उसने अपने दिल में अपना हाथ को रख दिया। गिनी अपने आप में बड़बड़ाती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग इस ऑफिस में आ जाते हैं, ये नहीं कि थोड़ी सी हेल्प कर देते, पहले से आगे आकर सॉरी बोलने से सब ठीक हो नहीं जाएगा। सिद्धार्थ गिनी की बात सुनकर जल्दी से वहाँ भी फाइल को समेटने लगा। सभी फाइल को उठाकर गिनी को पकड़ा देता है। गिनी मुंह बनाते हुए दूसरे लिफ्ट से ऊपर चली जाती है। सिद्धार्थ जाते हुए गिनी को देखकर मुस्कुरा देता है। सिद्धार्थ अपने दाढ़ी में हाथ फेरते हुए, चलो कोई तो पहली बार मुझसे टकराई है और जैसे मुझे उससे पहली नज़र वाला प्यार हुआ है उसे भी एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि वह लड़की भी हमारे ही ऑफिस में काम करती है, इसलिए हम दोनों का दोबारा टकराना तो बनता है। इतना बोलकर प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। त्रिशा विक्रम के बारे में सोच कर रोकती है कि विक्रम जी ने उसे धोखा दिया है, उससे पहले से एक बच्चा भी है। उसी समय त्रिशा के घर का दरवाज़ा नॉक होता है। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कौन आया। हो सकता है कि उसके कानों में दादी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। दादी माँ, त्रिशा बेटा दरवाज़ा खोल, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बेटा। त्रिशा दादी माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी आँखों आंसू साफ कर लेती है और दरवाज़ा खोल देती है। उसने दादी माँ से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। दादी माँ, आप तो तेरा घर पर थी ना। दादी माँ, इस तरह दरवाजे पर ही मुझे खड़े करवा कर सारे सवाल पूछोगे या घर के अंदर भी आने को बोलेगी। त्रिशा जल्दी से दादी माँ को सहारा देते हुए घर के अंदर ले आती है। गुलाबो भी उनके पीछे पीछे आती है। त्रिशा दादी माँ को सोफे पर बिठा देती है और उनके लिए पानी ले आती है। दादी माँ पानी पीकर, दादी माँ तुम तो स्कूल गई थी ना त्रिशा बेटा, फिर तुम घर पर क्या कर रही हो और ये तुम्हारे चेहरे और आँख लाल क्यों हुए, तुम रो रही थी क्या। त्रिशा दादी माँ से कुछ छुपा नहीं पाई और उन्हें रोते हुए विक्रम के बारे में बताने लगी। दादी माँ, अरे उस बच्चे की विकी के गोदी में देखकर तुम विकी को गलत समझने लगी हो। त्रिशा बेटा, तुम विकी मेरे को इतना ही समझ पाई हो। तुम 5 मिनट वहाँ रुकी कर विकी से पूछा सकती थी ना कि विक्रम जी ये बच्चा कौन है और आप खुद को इसके पापा क्यों बोल रहे हो। दादी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर त्रिशा रोते हुए चुप हो जाती है और सवाल भरे नज़रों से दादी माँ को देखती है। दादी माँ आगे कहती है, आंखों देखा सच भी कभी कभी झूठ निकलता है त्रिशा बेटा। त्रिशा अपनी आंखों को साफ करके, अपने कहने का क्या मतलब है दादी माँ। दादी माँ, यही कि मेरा विकी बिल्कुल भी पवित्र है, उसने तुम्हारे सिवाय किसी भी लड़की को छुआ तक नहीं है। त्रिशा जल्दी से, और वह बच्चा कौन था दादी माँ, किसका बच्चा था। दादी माँ एक गहरी सांस लेकर सोफे पर टेक लगा कर बैठ जाती है। दादी
दादी माँ वह छोटा बच्चा विकी के दोस्त वरुण और विधि का बच्चा है। तो विकी तो अपना दोस्ती का फ़र्ज पूरा कर रहा है। त्रिशा दादी माँ की बात को सुनकर उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। त्रिशा की आंखों एक बार फिर नम हो जाती है, ये सोचकर कि मैंने विक्रम जी को कैसे गलत समझ लिया। मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, मुझे इतना भी भरोसा नहीं था अपने प्यार के ऊपर। त्रिशा दादी माँ के हाथ को पकड़, दादी माँ आप मुझे पूरी सच्चाई बताइए ना, विक्रम जी के दोस्त वरुण जी और विधि जी दोनों कहाँ हैं इस वक्त। दादी माँ नम आंखों से, वरुण और विधि इस वक्त कहाँ हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर का पता विक्रम ही जानता है। मुझे तो इतना पता है कि जब विकी के पास वरुण का कॉल आया तो उसने बोला कि विकी का हमारी दोस्ती के खातिर मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालना। फ्लैशबैक 4 साल पहले की एक दिन विक्रम के दोस्त वरुण का कॉल आता है। वरुण दर्द से कराते हुए विक्रम के पास कॉल करता है। दूसरी तरफ से विक्रम कॉल रिसीव कर लेता है। विक्रम हेलो कौन? वरुण दर्द से कराते हुए, विक्रम मैं वरुण बोल रहा हूँ, तुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपना था यार, मेरा बात सुनेगा ना? विक्रम वरुण कराने की आवाज़ सुनकर, वरुण क्या हुआ है तुझे और तू कहाँ है इस वक्त, तू किस जिम्मेदारी की बात कर रहा है? विक्रम आधे घंटे बाद तेरे पास एक कार आएगा, उसमें मेरा और विधि का बच्चा होगा, तू उसे बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालना यार। तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता, अगर हम जिंदा बचे तो हम दोनों ज़रूर हमारे बच्चे को लेने आएंगे, और नहीं बचे तो हमारे बच्चे का ध्यान रखना। उसके नाम कुछ पेपर मेरे मंगवाए हैं जिसे मैंने लॉकर में रखा हुआ है, वहाँ में ये तेरे काम आएंगे। तभी विक्रम के कानों में विधि का भी दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, विधि विक्की हम दोनों तुम्हारी ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, तुझे हम तीनों की दोस्ती के वास्ता। और कॉल कट हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या त्रिशा और विक्रम के बीच सब ठीक हो पाएगा पहले की तरह? अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारी स्टोरी के साथ। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। आगे की कहानी अगले भाग में पड़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारे पुराने कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।